जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद वास्तु में। एक बार कंफर्म करके आप बता दीजिए आप लाइव हैं। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम जो है एक बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है ऐसे सवालों को हमने देखा था, जिसमें ये कहा गया था कि जो है फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है या फिर जो है कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में उसके जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करी थी कि किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट ये काम करता है। हमने वहाँ पर सारी चीज़ों को हमने देखा हुआ था। तो आज की क्लास में हम ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर जो सवाल किस तरीके से आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं इस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि हर साल एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं सवालों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे और हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले जो है हमने जो है ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने जो है देखा हुआ था कि जो है इसमें जो है यानी कि जो है कह रहा है कि जो किसी भी या तो फर्स्ट आर्टिकल का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये इस तरीके के जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है कुछ एग्जाम्पल के ऊपर भी हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं और कैसे एग्जाम्पल आपसे जो है दिए गए थे, कैसे एग्जाम्पल आपसे पूछे गए थे। हमने उन जो है उस पर जो है बात करी थी, विविध एग्जाम्पल के साथ हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर भी चर्चा करी हुई थी मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि सवालों के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो, सवाल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना है। देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो जब हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टाइप वाइज पढ़ते समय हमें हर टाइप के जो है कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, और हर टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो जितने सवाल बनते हैं वो सारे सवालों को हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सवालों के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल की हम बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। कह रहा है कि राधा ने 115 रुपये में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। ठीक है, सवाल को देखो, सवाल के लैंग्वेज को जिस भी बच्चे ने या जिस भी दोस्त ने, जिस भी भाई ने सवाल के लैंग्वेज को डिकोड करना सीख गया, वो सवाल कैसा भी हो उसको जो है ब्रेक कर लेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। कह रहा है कि राधा ने 115 रुपये में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक को बेच दिया, 30% लाभ पर मोबाइल को बेच दिया। फिर उसने पाया कि बंदूक का जो क्रय मूल्य है वो मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसकी कुल लाभ राशि तथा लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, इसमें दो चीज़ें पूछी, उसकी कुल लाभ राशि पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, और साथ में उसका जो है परसेंटेज भी पूछ रहा है। ठीक है, देखो सवाल को देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आपको जो है बहुत लॉन्ग मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं। हमने वहाँ पर भी चीज़ें हमने देखी हुई थी कॉन्सेप्ट में पढ़ते टाइम कि अगर जो किसी भी दो आर्टिकल है, अगर उनको जो है सेम प्राइस पर, सेम प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर उसको बेचा जाता है तो उसका जो है डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालते हैं, हमने वहाँ पर भी चर्चा करी हुई थी। लेकिन ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं बेच रहा, अलग अलग चीज़ों पे बेच रहा है। एक को प्रॉफिट पे बेच रहा है, एक को दूसरे को लॉस पे बेच रहा है, डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये भैया कौन है, राधा है। ठीक है, कौन है, राधा। इन्होंने दो आर्टिकल बेचे। ठीक है, देखो हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा धीरे हो, क्योंकि मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल ना आ रही हो, वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जितना अच्छे तरीके से बच्चे को डायग्राम से समझ में आता है ना, उतना अच्छे से आप जो है ऐसे हवा में उड़ा दोगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। डायग्राम से बहुत से चीज़ें जो होती है बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, कहा कि ये एक लड़की है राधा, इसने दो आर्टिकल बेचे। दो आर्टिकल का मतलब क्या, इसने एक बंदूक खरीदी और दूसरा मोबाइल बेचा।
बंदूक को इसने बी से हमने दिखा देते हैं और मोबाइल को एम से दिखा देते हैं। ठीक है, कह रहे कि उसने जो है 20% लाभ पर बंदूक को बेचा। इसने 20% के प्रॉफिट पर क्या करा कि बंदूक को सेल करा है, और कह रहा है कि 30% के प्रॉफिट पे 30% के प्रॉफिट पर क्या बेचा है, बंदूक को बेचा है। ठीक है, 30% के प्रॉफिट है। अब इसमें एक चीज़ देखो आप कि दोनों ही क्या है, प्रॉफिट पर है ना, दोनों ही चीज़ें क्या है, प्रॉफिट पर हैं। तो अब ये सवाल यहाँ पर है कि पूछ रहा है कि अब एक चीज़ और देखो कि वो ये कह रहा है कि भैया उसने पाया कि इस राधा ने जब ये बेचा तो उसने पाया कि बंदूक का जो सेलिंग प्राइस है वो, यानी कि बंदूक की जो सेलिंग प्राइस, जो सीपी ऑफ बंदूक है, वो जो है मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हमारा जो मोबाइल है उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। अब एक चीज़ देखो, बात समझ में आई, बंदूक का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चंस को समझने का तरीका है, जो है लैंग्वेज को डिकोड करने का तरीका है कि हम मैथमेटिक्स में लैंग्वेज को कैसे डिकोड करते हैं। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली बात आते हैं, बंदूक को कितने पे बेचा, 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ देखो आप कि बंदूक को जब 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो यानी कि इसका मतलब क्या 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। हमने कहा कि ये हमारे सीपी है और एसपी है किसकी, बंदूक की। अगर बंदूक इसने 5 यूनिट में खरीदी होगी तो बेचा कितने में होगा, 6 यूनिट में। आप कहोगे सर 6 यूनिट कैसे, देखो बंदूक ये 5 यूनिट में इसने खरीदा है, 1 यूनिट का इसको बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। जब 1 यूनिट का इसको फ़ायदा हुआ है तो बेचा कितने में होगा, जाहिर सी बात है 6 यूनिट में बेचा होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया। इसके बाद मोबाइल को इसने जो है 30% के प्रॉफिट पर बेचा। 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है, आप कहोगे सर 3/10 के बराबर होती है। यानी कि 10 यूनिट का मोबाइल ख़रीदा, 3 यूनिट का उस पर इसको फ़ायदा हुआ, तो इसने बेचा कितने में होगा, 13 यूनिट में। तो आप कहोगे सर 10 यूनिट में ख़रीदा, 13 यूनिट में बेचा। अब कह रहा है कि जब इसने ऐसा काम करा तो उसने ये पाया कि बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये पॉइंट वाली बात है कि यानी कि यहाँ पर जो बंदूक का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ऐसे केसेस में हम करते क्या हैं कि यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है और मोबाइल का जो सेलिंग प्राइस है दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज़ देखो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। यहाँ से भी हम कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। यानी कि कितना हो जाएगा, 13×5 = 65। उसके बाद ये कितने हो गए, 13×6 = 78। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको 65 करना है। भाई ये 65 है तो ये भी 65 होना चाहिए। तो इसको 65 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा अब जो है देखो ये कितना हो जाएगा, 10×5 = 50 और ये हो जाएगा 13×5 = 65। अब आप कहोगे कि सर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखो 5 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सवाल में ये बात कही हुई है कि जो बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, इसलिए जो मुझे ये बराबर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप टोटल जोड़ करके देखो कितने हो गए भाई, सीपी कितनी आ गई, आप कहोगे सर 5, 6 × 5 = 11, 115 हो गए। और ये कितने हो गए, 8 × 5 = 13, 7 × 6 = 13, 1 = 14, 143। तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया कि भैया उसको कुल कितने का प्रॉफिट हो, आपने कहा है कि 143 रुपये में बेचा है, ये 115 यूनिट में इसने ख़रीदा है। तो कितने का बेनिफिट हुआ, आपने कहा कि 8, 13 में से कितने गए, 5 गए 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि उसको जो है 28 यूनिट का फ़ायदा हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको 28 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो, कितना होगा, 28 कितने में ख़रीदा था, 115 में, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, काट करके देखो कितना आ रहा है, 5 से कटेगा। ठीक है,
5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 20, ठीक है, हो गए 20। कट रहा है? नहीं कट रहा है। 28 दूना 56 अपान के 23, भाग दोगे तो 23 दूना 46, कितने हो गए 10, 23 दूना 46 हो गए, है ना, 10, 100 हो गए। 100 कितने बार में जाएगा? 4 बार, 5 बार, 4 बार, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 बार, 4 बार गया। 4 3 12, 2 1, 4 दूना 8, 92, 8, यानी कि 24 सही इतने परसेंट का, 24 सही 8/23% का उसको जो है क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ राधा को, कुल जो है खरीदारी या सौदे करने में। यानी कि इसको जो है कुल कितने का जो है फ़ायदा हुआ? आप कहोगे सर 24 से ही 8/23% का इसको जो कुल फ़ायदा हुआ है इसको पूरे लेन देन में करने में। बात समझ में आई? बहुत प्यारा सवाल था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम में आपसे जो है सवाल पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भैया एक लड़की हैं, नाम है रीमा। रीमा ने एक निश्चित मूल्य पर, देखो निश्चित मूल्य यानी कि जो फिक्स जो है प्राइस पे एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। ठीक है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी लाभ पर बेच दिया। उसने पाया कि साड़ी की कीमत लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ये एक लड़की है जिनका नाम है रीमा। इन्होंने 2 आर्टिकल बेचे। ठीक है, एक साड़ी एक लहंगा। ठीक है, इन्होंने साड़ी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, 10% के प्रॉफिट पर बेचा और लहंगे को 25% के प्रॉफिट पर बेचा। यानी कि दोनों को इन्होंने क्या करा है प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, दोनों को ही इन्होंने प्रॉफिट पर बेचा है। तो अब एक चीज़ देखो कि अगर जो है अब क्वेश्चंस को जब आप डिकोड करोगे तो आप क्या करोगे कि सर आप कहोगे कि सर साड़ी जो है 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 1/10 होगा। तो यानी कि इसकी सीपी कितनी हो जाएगी और एसपी कितना होगा? यानी कि 10 यूनिट में कोई चीज़ साड़ी खरीदी और 11 यूनिट में इन्होंने बेच दिया। अब लहंगे की बात करते हैं। लहंगे को इन्होंने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25% की 1/4, यानी कि 4 यूनिट में इन्होंने जो है लहंगे को खरीदा और इन्होंने 5 यूनिट में इसको क्या कर दिया? बेच दिया। लेकिन ये कह क्या रही हैं कि जब बेचा तो उन्होंने पाया कि साड़ी की कीमत यानी कि जो मूल्य सीपी है वो, यानी कि सीपी ऑफ साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बात समझ में आई कि जो साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो लहंगे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि ये जो साड़ी है, साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो लहंगे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यानी हमें ये और ये दोनों क्या करने पड़ेंगे? बराबर करने पड़ेंगे। तो ये बराबर कैसे होंगे? यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50 और ये 11 पचे 55। अब इसे हमें इक्वल करना है, 50 ये भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 40 और ये कितना हो जाएगा? 50। यानी कि टोटल सम करो कितने हो गए? आपको होगी सर 40 और 50 90 हो गए और ये 55 यानी कि जो है सर 105 हो गए। यानी कि कुल उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ? आपने कहा कि सर उन्हें कुल प्रॉफिट हुआ 15 रुपये का, यानी कि 105 माइनस 90 यानी कि एक जो है 15 रुपये का उन्हें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का यहाँ से परसेंटेज आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 15/90 इंटू 100, 15 छक्का 90 यानी कि 1/6 इंटू 100। अब 1/6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें यहाँ से पता होती है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1/6 की जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 से 2/3% क्या होती है? 1/6 की जो है फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यानी कि उसे जो है टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 16 से 2/3
3% का उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, ये क्या है, बहुत बहुत प्यारे सवाल है। इस एग्ज़ाम के, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल जो अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये देखो परिस्थिति आज जैसी भी हो, आज तुम्हारी परिस्थिति है कि मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी परिस्थिति आपकी वैसी ही हो। ये ज़रूरी नहीं है कल भी परिस्थिति आपकी वैसी हो, आप जो है मैथमेटिक्स आपको नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जो परिस्थिति जो है आने वाले समय में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो हमेशा इस बात को ध्यान रखें आप कि परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है, परिस्थिति कैसी भी हो, है ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ा करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि परिस्थिति चाहे जो है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, है ना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, योद्धा मैदान कभी नहीं छोड़ा करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, बहुत इसको जो है जितनी अच्छे तरीके से तुम कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपको जो है चीज़ें जो है बहुत आसान लगेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहे कि एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। ठीक है, पहली बात धीरे धीरे समझते हैं कि एक दुकानदार है, दो वस्तुएं बेचता है। यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये एक दुकानदार है, हमें नहीं पता, एक शॉपकीपर है। ठीक है, हमने कहा ये शॉपकीपर है, इसने दो सामान बेचे। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि दो सामान इसने बेचे, कह रहा है कि विक्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इन्होंने कहा कि ये जो पहली आर्टिकल है, पहले आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो ये दुकानदार का कहना है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि उसने पहली वस्तु 20% के प्रॉफिट पर बेची, इसने जो है पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु को इन्होंने 10% के लॉस पर बेचा। ठीक है, तो कुल लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, देख लेते हैं। पहली वस्तु 20% के प्रॉफिट पे बेचा, कुछ नहीं करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होगी। तो 1/5 यानी कि CP इसका कितना हो गया और SP कितना हो गया। आपने कहा कि सर 5 में खरीदा 6 में बेचा। दूसरी वस्तु के आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 10% के लॉस पर बेचा, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 में खरीदा 9 में बेचा। अगर कोई भी जो है चीज़ें 10 में खरीदा है, यानी कि 10 यूनिट में खरीदा है, 1 यूनिट का उसको नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 9 में बेचा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको बराबर करो। यानी कि बराबर क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि पहली आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, ये पहले आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जो है बराबर करना पड़ेगा। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 50 हो गया, और ये कितने हो गए, 60 हो गए। अब हमें ये बराबर करना है, यानी कि भाई जो पहली आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हमने 60 कर दिया, तो दूसरी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस भी तो हमें 60 करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई, कितने हो गए, 10 6 के 60 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 9 6 54 हो गए। टोटल जो है CP कितनी आ गई और टोटल जो है हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, हमने कहा 110 हमारा जो है टोटल CP आ गया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 114 हमारा जो है टोटल जो है सेलिंग प्राइस आ गया। यानी कि ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है, जो दुकानदार है, उस दुकानदार को ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, हमने कहा कि 114 में कोई सामान इन्होंने बेचा है और 110 में इन्होंने खरीदा, तो यानी कि ऑलमोस्ट इन्हें कितने का हुआ, 4 यूनिट का क्या हो गया, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का परसेंटेज आप निकाल लिए, कितने होंगे, 4/110 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, कितने हो गए, 40/11 डिवाइड करें आप, 11 × 33
3 सही 7/11%, यानी कि इनको जो है इतने का प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है या फिर जो फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है जितने सवाल बनते थे हमने यहाँ पर जो है कर लिए, इंपॉर्टेंट सवाल जो बनते थे हमने यहाँ पे कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी और आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि जब तक देखो, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो है चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ और हमेशा याद रखिए कि जिन बच्चों का अभी एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 का जो रिजल्ट आया है, जो एसएससी का भी रिजल्ट आया ना सीजीएल का, बच्चे बड़ा कट ऑफ को लेकर के बड़ा चिंतित हैं। देखो, कट ऑफ के ऊपर जो हम बात करेंगे एक नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे, लेकिन कट ऑफ के चक्कर में जो एसएससी सीजीएल का जो टियर 2 का एग्ज़ाम है उसको मिस मत करो आप, है ना। कि कट ऑफ के चक्कर में आप बैठे रहो कि मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इससे मतलब नहीं है, इससे डजंट मैटर यार, होगा या ना होगा वो बात की बात है ना, वो होगा या ना होगा वो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन पहला आपका काम क्या है कि पहला जितना हमने पढ़ाई करी है टियर 1 में हमने कंप्लीट करी है, टियर 2 के लिए जो आप एलिजिबल हो या नहीं इससे मतलब नहीं है भाई, अपनी तैयारी जारी रखो, एलिजिबल होगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो सवाल थे वो समझ में आएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।